स्वागत है। यूजीसी एनटीए नेट जेआरएफ परीक्षा, ठीक है, यह प्रैक्टिस सेट, ठीक है। इसमें शिक्षण अभिवृत्ति, शिक्षण अभिवृत्ति में फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन मानकों पर नजर रखने के साथ साथ समय पर आयोजित किया जाता है। इसका है आंसर व्याख्या सहित। जब छात्रों के सीखने की बात आती है तो उनके शिक्षण संस्थान सीखने के ग्राफ, समझ के स्तर और प्रगति का विश्लेषण करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है। प्रारंभिक मूल्यांकन FA सीखने की प्रक्रिया के दौरान आयोजित किया जाता है, जबकि योगात्मक मूल्यांकन SA मानकों पर नजर रखने के साथ समय समय पर या केवल पाठ्यक्रम या इकाई के अंत में किया जाता है। योगात्मक मूल्यांकन छात्रों के मूल्यांकन को संदर्भित करता है जो परिणाम पर केंद्रित है। यह ग्रेडिंग प्रक्रिया का एक हिस्सा है जो प्रतिभागियों को समय समय पर दिया जाता है। आमतौर पर पाठ्यक्रम, शब्द या इकाई के समापन पर यह आयोजित होता है। इसका प्रमुख उद्देश्य पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना, सीखने की प्रगति की जांच करना आदि एक संकेतक के रूप में कार्य करने के लिए प्राप्त स्कोर है। प्राप्त स्कोर ग्रेड या प्रतिशत जो पाठ्यक्रम की गुणवत्ता को दर्शाता है, स्कूलों में रैंकिंग के लिए एक आधार बनाता है। फिर सेकंड में आएगा, सेकंड क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस अधिगम सामग्री पारकता में प्रस्तुति अत्यधिक संरचनाबद्ध और व्यक्तिपरक होती है। इसकी आएगी व्याख्या में आएगा, सेकंड की व्याख्या में अभिकर्मित अनुदेशनात्मक और मॉड्यूलर अधिगम सामग्री में प्रस्तुति अत्यधिक संरचनाबद्ध और व्यक्तिपरक होती है। स्मिथ व मोरे के शब्दों में अभिकर्मित अनुदेशन किसी अधिगम सामग्री को क्रमिक पदों की श्रृंखला में व्यवस्थित करने वाली एक क्रिया है जिसके द्वारा छात्रों को उनकी परिचित पृष्ठभूमि से एक नवीन तथा जटिल प्रत्ययों, सिद्धांतों तथा अवबोधों की ओर ले जाया जाता है। फिर थर्ड में आएगा, शिक्षण में निम्नलिखित में से कौन से अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं। इसकी है व्याख्या सहित में आएगा, शिक्षण के स्तर में तथ्यों के मध्य संबंध और स्वरूप देखने संबंधी अधिगम परिणाम अवबोध स्तर पर प्रयुक्त होते हैं। अवबोध स्तर के प्रमुख प्रस्तावक हेनरी C. मॉरिसन हैं। इस स्तर में तथ्यों को केवल याद रखना आवश्यक नहीं है बल्कि उसे समझना भी अति आवश्यक है। इस स्तर पर सामान्यकरण की क्षमता को विकसित किया जाता है। सामान्यकरण करने का अर्थ होता है अवधारणा, सिद्धांत, परिभाषाएं आदि को समझना। फिर है फोर्थ, निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन शिक्षण और अधिगम के मध्य अंतर करते हैं। इसका आएगा फोर्थ में शिक्षण तथा अधिगम का आधार शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षण तथा अधिगम दोनों ही अपने अपने सिद्धांतों पर आधारित है। मनोविज्ञान पे ही आधारित होने के कारण शिक्षण तथा अधिगम में परस्पर संबंध स्पष्ट होता है। इनके तथ्य इनके मध्य परस्पर संबंध होने के साथ ही दोनों में कुछ आधारभूत अंतर भी है। फर्स्ट है, शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम एक निजी कृत्य है। फिर सेकंड आएगा, शिक्षण बेचने के समान है जबकि अधिगम खरीदने के समान है। फिर है शिक्षण अधिगम तथा विद्यार्थी को लक्षित है जबकि अधिगम प्राय स्वयं के लिए होता है। अधिगम का क्षेत्र व्यापक है जबकि शिक्षण में इतनी व्यापकता नहीं है। शिक्षण कार्य परक प्रक्रिया है जबकि अधिगम निष्पत्ति परक प्रक्रिया है। फिफ्थ में निम्नलिखित में से कौन से कक्षा संबंधी कारक शिक्षण की प्रभाविता को प्रभावित करते हैं। इसकी है कि व्याख्या में आएगा, जब एक शिक्षक अपनी कक्षा शिक्षा में एक ही समय में ढेर सारी सूचनाओं का प्रेषण एक ही समय में एक बार में कर देता है तो बच्चों के अधिगम में समस्या हो जाती है और वे उस पर उचित प्रतिपुष्टि नहीं दे पाते। प्रतिपुष्टि के अभाव में इस बात की जानकारी नहीं हो पाती विद्यार्थी सीख रहा है या नहीं। शोध अभिवृत्ति, इसमें आएगा सातवां में आएगा, निम्नलिखित में से
में से किस प्रारूप में दस्तावेज के अध्याय योजना को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालयों में एक शोध डिग्री समिति द्वारा अनुमोदन किया जाता है। एक शोध डिग्री समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। इसका ऑप्शन ए में आएगा थीसिस शोध प्रबंध। इसमें आएगा थीसिस या शोध प्रबंध को दस्तावेज के अध्याय योजना को है दस्तावेज के अध्याय योजना को औपचारिक रूप से विश्वविद्यालयों में एक शोध डिग्री समिति द्वारा अनुमोदित किया जाता है। फिर है इसमें एक शोधकर्ता अपने शोध में ICT का उपयोग करने का इरादा रखता है। इस तरह के निर्णय में सबसे अधिक महत्व वजन क्या होना चाहिए, इसकी आएगी व्याख्या में आएगा जब एक शोधकर्ता अपने शोध कार्य में ICT का उपयोग करने की इच्छा रखता है तो इस तरह के निर्णय लेने समय निम्नलिखित बातों पर ध्यान देना उसके लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। फर्स्ट है प्रयुक्त किए जाने वाले उपकरण की उपयुक्तता कितनी है। फिर है सेकंड इसके खरीद में कितनी लागत शामिल है। फिर थर्ड है विभाग में उन साधनों की उपलब्धता है कि नहीं जहां पर अनुसंधान कार्य किया जाना है इत्यादि। फिर 9th में आएगा निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिदर्श प्रतिचयन की प्रक्रिया अनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान वाले शोध रूप के लिए उपयुक्त होगी। फिर 10th में आएगा 10th में कोई भी गैर संभाव्यता आधारित प्रतिदर्श प्रतिचयन प्रक्रियाएं अनुभाविक आगमनात्मक प्रतिमान वाले शोध रूप के लिए उपयुक्त होगी। स्वदेशीय प्रतिदर्श गैर संभाव्यता प्रतिदर्श है। इसमें शोधकर्ता अपनी अध्ययन सुविधा के लिए स्वयं चुनाव करता है जो सीमित लोगों पर प्राथमिकता के साथ चुनाव करता है। 10 नंबर में आएगा 10 नंबर में एक शोध ने अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करते समय प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने वालों की मदद की और सहायता को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया, इसे कहा जाएगा। ऑप्शन सी में आएगा अनैतिक कृत्य। इसकी व्याख्या में आएगा एक शोधकर्ता ने अपने शोध प्रबंध को प्रस्तुत करते समय प्रश्नावली पर प्रतिक्रिया देने वालों की मदद और सहायता को प्रस्तावना में स्थान नहीं दिया। ऐसी स्थिति में उनके द्वारा किया गया यह कृत्य एक प्रकार अनैतिक कृत्य है। वह दस्तावेज जो विद्यार्थी द्वारा किए गए शोध को विधिवत प्रस्तुत करता है शोध प्रबंध कहलाता है। शोध प्रबंध की रूपरेखा के चार निर्धारक तत्व होते हैं। पहला है शोध विषय, फिर शोधार्थी की भूमिका, फिर शोध निर्देशक, फिर उपलब्ध सामग्री। फिर है 11 नंबर में आएगा एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में सुधार की योजना बनाता है। इस संबंध में किस प्रकार का शोध स्वरूप मदद होगा। इसका आएगा बी में आएगा मौलिक शोध रूप। फिर इसकी व्याख्या में आएगा एक विश्वविद्यालय शिक्षक अपनी कक्षा में विद्यार्थियों की अध्ययन आदतों में सुधार की योजना बनाता है। तो इस संबंध में क्रियात्मक शोध स्वरूप अत्यधिक उपयोगी सिद्ध होता है। क्रियात्मक शोध का अभिप्राय उन शोधों से है जिनका मुख्य उद्देश्य शिक्षण संस्थानों की व्यावहारिक समस्याओं का हल खोजना होता है। बोध प्रश्न में आएगा। इसकी व्याख्या में ये गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। फर्स्ट है 12 नंबर में आएगा उदारवादी स्थापना को मूर्त रूप देने के लिए किस प्रकार के साक्ष्य की आवश्यकता थी। इसमें आ जाएगी व्याख्या में क्या आएगा उदारवादी स्थापना को मूर्त रूप देने के लिए धन के परिचालन को साक्ष्य की आवश्यकता थी। मूल्य निर्धारण और धन के परिचालन को साक्ष्य के रूप में मूर्त देने के लिए विशेष विश्लेषण या इसके विपरीत व्यक्तिगत लाभ चाहना और सामूहिक धन का विकास और सामूहिक धन का विकास यथार्थ के रूप में बाजार और सिद्धांत के रूप में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की उदारवादी
भूमिका थी। फिर 13 नंबर, स्तंभ आर्थिक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन बेमेल है? इसमें आएगा डी, अत्यधिक सरकारी कार्य पद्धति। इसकी व्याख्या में आएगा स्तंभ आर्थिक विकास के संदर्भ में अत्यधिक सरकारी कार्य पद्धति बेमेल है। किसी मामले अर्थशास्त्र के मध्य संबंध की आंतरिक अमूर्तता के पूर्वानुमान विश्लेषण के माध्यम से आर्थिक प्रक्रिया का स्तंभ विकास तथा सरकारी प्रक्रियाओं का अधिकतम नियमन के चलते मूलभूत असामंजस्य की अभिव्यक्ति विचारों की कीड़ा से अधिक दूसरे माध्यम से फ्रांसीसी और अंग्रेज अर्थशास्त्री वाणिज्य और वाणिज्यिकरण की सोच से दूर हटे। उन्होंने अर्थशास्त्रीय परंपरा के विमर्श को राज्य की युक्ति और सरकारी हस्तक्षेप की असंतृप्तता के आधिपत्य से मुक्त किया। फिर 14 नंबर, यह गद्यांश लेखक की किसके प्रति वरीयता को दर्शाता है? 14 में आएगा व्याख्या सहित बी। यह गद्यांश लेखक के अर्थशास्त्र पर सरकारी नियंत्रण को सीमित करने के प्रति वरीयता को दर्शाता है। उदारवादी स्थापना में बाजार में परीक्षण सुविधा युक्त अनुभव के अधिक केंद्र, जहां कोई सरकारी तंत्र की अत्यधिक भूमिका के परिणामों को चयनित कर सकता है और अपने महत्व का आकलन भी कर सकता है कि भूमिका निभाई। फिर इसमें आएगा 13 में, वो 15 नंबर में, उदारवादी स्थापना में निम्नलिखित में से किसकी भूमिका रही है? ऑप्शन सी में आएगी बाजार की वास्तविकता। फिर इसकी व्याख्या में उदारवादी स्थापना में बाजारीकरण के परिणाम स्वरूप उदारवाद की भूमिका रही है। बाजार और सिद्धांत के रूप में राजनीतिक अर्थव्यवस्था की उदारवादी स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका में थी, परंतु उदारवाद ना तो इसका परिणाम है और ना ही इसका विकास है। 16 में आएगा, 16 में उदारवादी स्थापना में इसके निहितार्थों की समीक्षा की गई है। इसके बी में आएगा अत्यधिक शासन। फिर उदारवादी स्थापना में अत्यधिक शासन के निहितार्थों की समीक्षा की गई है। अत्यधिक शासन या सरकारी तंत्र की सक्रियता उदारवादी अर्थशास्त्र को प्रभावित करती है। अधिकतर स्थितियों में अत्यधिक नियमन के उपाय के रूप में इसका प्रयोग करते हुए उन्होंने इसे सरकारी कार्यवाही की सीमा से ऊपर रखा। स्पष्ट है कि उदारवादी का उद्धव आर्थिक विकास से अधिक न्यायिक विचार से नहीं हुआ। फिर संप्रेषण में आएगा 17 में जब कक्षा में शिक्षक और छात्रों के बीच एक सजीव एनिमेटेड चर्चा होती है तो इसे वर्गीकृत किया जा सकता है। ठीक है, 17 में आएगा 17 का व्याख्या सहित है। जब एक कक्षा में शिक्षक और छात्रों के मध्य परस्पर एक सजीव संप्रेषण या चर्चा होती है तो इसे क्षैतिज संप्रेषण के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के संप्रेषण प्रक्रिया में तत्काल प्रतिपुष्टि होती है जिसमें अधिगम सरलतापूर्वक हो जाता है। शिक्षण में प्रयुक्त मौखिक संप्रेषण तकनीक है। बी में वाणी और ध्वनि की गति में अंतर। इसमें आएगा व्याख्या में शिक्षण के दौरान मुख्यतः लिखित एवं मौखिक संप्रेषण तकनीक का प्रयोग किया जाता है। मौखिक संप्रेषण तकनीक के प्रयोग के दौरान वाणी और ध्वनि की गति में अंतर विद्यमान होता है जिसके माध्यम से शिक्षक शिक्षण कार्य को प्रभावी एवं रुचिकर बनाता है। 19 में आएगा निम्नलिखित में से कौन सा संचार प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा में नियोजित किया जा सकता है? इसमें आएगा 19 में आएगा सी में आएगा एक कक्षा में प्रभावी शिक्षण के लिए कक्षा को इस प्रकार से व्यवस्थित किया जाना चाहिए जिससे कि संचार व्यवस्था को सुचारू रूप से संपन्न किया जा सके। कक्षा को नियोजित करने के लिए उसे संगठनात्मक, प्रतिष्ठित तथा प्रतीकात्मक रूप में व्यवस्थित करना चाहिए। फिर 20 में आएगा नीचे अभिकथन ए है और तर्क आर के रूप में 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन औपचारिक शिक्षण में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग
संप्रेक्षण को जीवंत और आकर्षक बनाता है। फिर इसमें आएगा आर, तर्क, शैक्षिक मर्यादा कक्ष परिवेश में अनौपचारिक भाषा के प्रयोग से बचने की मांग करती है। उपरोक्त कथनों के आलोक में सही विकल्प चुनिए। डी में आएगा, डी में ए असत्य है किंतु आर सत्य है। इसकी व्याख्या में आएगा, व्याख्या में दिया गया अभिकथन एक ही औपचारिक शिक्षण में अनौपचारिक भाषा का प्रयोग संप्रेषण को जीवंत और आकर्षक बनाता है, सही नहीं है। जबकि तर्क आर की शैक्षिक मर्यादा कक्षा परिवेश में अनौपचारिक भाषा के प्रयोग से बचने की मांग करती है, सही। गणितीय तर्क और अभिवृत्ति, इसमें आएगा किसी निश्चित कूट भाषा में ई को OTNHDZ लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में BFJPV को लिखा जाएगा। ऑप्शन ए है UOIEA। जिस प्रकार है जिसमें -1 का इसमें नियम चल रहा है, -1 का ऐसे चलेगा, ठीक है। फिर इसमें आ जाएगा, इसमें है यदि A+B का 3% बराबर AB का 7% है और A-B का 5% बराबर AB का 4%, तब A, B का कितना प्रतिशत होगा? ऑप्शन सी 4700/23%, ठीक दिया है, ठीक है। इसका ऐसा करना है, A+B का 3% बराबर AB का 7% है, तो इसमें हो जाएगा का हटा का निशान गुना, फिर 3/प्रतिशत है, 3% को है तो A+B गुना 3/100, और इसका भी का मतलब गुना होता है, ठीक है। AB गुना 7/100, इसके इंटू कर देंगे, ठीक है। इस 100 से 100 कट जाएगा, फिर आ जाएगा A+B/AB बराबर होगा 7/3, ठीक है। फिर इसे अलग अलग भाग दे देंगे A+B को, ये हो जाएगा A 1/A+1/B बराबर 7/3। फर्स्ट समीकरण पुनः A-B का 5% बराबर है AB का 4% है। ऐसे सब डिवाइड कर देंगे, सब 100 से 100 कट जाएगा, ठीक है। A-B तो 4/5, 1/B -1/A बराबर है 4/5। सेकंड समीकरण फर्स्ट तथा सेकंड को जोड़ने पर 2/B बराबर 7/3 प्लस 4/5 एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। 2/B बराबर रहेगा 7 पंजे 35 और 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, ठीक है। तो B बराबर आगे ये 30/47 हो जाएगा, 2 की 15 में गुना आ जाएगी और टोटल का 47 हो जाएगा। समीकरण फर्स्ट है A बराबर 30/23, माना A-B का x% है, तब B गुना x% बराबर A। 30/B का मान धर देंगे 30/47 और गुना x/100 बराबर 30/23, तो इसका आ जाएगा, इसकी गुना 30 से 30 कट जाएगा, ठीक है। फिर इसमें आएगा ये 4700 आएगा, 4700 के इधर गुना जाएगी, नीचे है 23, ठीक है। ये हो जाएगा x बराबर 4700/23% है। फिर इसमें आएगा 23 में किसी वस्तु पर दिए जाने वाले क्रमागत छूट क्रम से 10%, 15% है, 20% के समतुल्य छूट क्या होगा? इसका है डी में आएगा 38.8%। किसी वस्तु पर दिए जाने वाले क्रमिक छूट क्रम से 10%, 15% तथा 20% है, अतः वस्तु पर दिए जाने वाले समतुल्य छूट का प्रतिशत है बराबर है 100 - 10/100, फिर गुना 100 - 15/100 गुना 100 - 20/100, फिर से आ जाएगा 100 - 100 गुना 90/100, फिर गुना 85/100 गुना 80/100, फिर बराबर आ जाएगा 100 - 61.20, तो आंसर आ गया 38.8% है, ठीक है। इसमें आएगा 24 में आएगा किसी संख्या और उसके व्युत्क्रम का योगफल -4 है, तब उनके घनों का योगफल होगा। इसका है ऑप्शन ए -52। व्याख्या में माना संख्या x है तथा उसके व्युत्क्रम 1/x होगा, है प्रश्न अनुसार x + 1/x बराबर है -4, ठीक है। फिर इसके हैं समीकरण फर्स्ट के दोनों पक्षों का घन करने पर इसमें हो जाएगा x³ + 1/x
प्लस 3x गुना 1/x है, फिर x प्लस 1/x है, और 4 की माइनस का 64 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है ना, x से x कट जाएगा, फिर हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3 गुना और x प्लस 1/x की पावर -4। ठीक है, समीकरण 1 से है, तो इधर देंगे, फिर 12 हो जाएगा, माइनस का 12 हो जाएगा, फिर इसमें 64 में जोड़ देंगे वो। ठीक है, इसमें x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब बराबर माइनस का 64 है, प्लस 12 बराबर होगा माइनस का 52। 25 में आएगा, 25 में एक धन राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित है और ब्याज की अदायगी वार्षिक है। यह राशि 3 वर्ष दिया जाएगा। यह 1,01,816 रुपये और 4 वर्ष में 1,05,868.64 रुपये हो जाती है। ब्याज दर क्या है? ये हो जाएगी 4%। माना इसमें आएगा, माना ब्याज की दर 8% वार्षिक है, प्रश्न अनुसार 3 वर्षों का चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर है, यह 1,01,816 रुपये तथा 4 वर्षों की चक्रवृद्धि मिश्र धन बराबर है, यह 105,888.64 रुपये। इसलिए 1 वर्ष का साधारण ब्याज बराबर है 105,888.64 माइनस 101,816 बराबर हो गए 40,000, जो हो गए 4,072.64 रुपये। अतः साधारण ब्याज बराबर मूलधन दर गुना समय बटे 100 हो जाएगा। ठीक है, साधारण ब्याज कितना आएगा? 4,072.64 रुपये। ठीक है, जबकि मूलधन कितना है? यह 101,000 फिर 816 गुना R है। ठीक है, एक वर्ष एक समय हो गया ना, और फिर है 100, तो R बराबर दर आ गई इसकी, यह आ गई 407,264 बटे 101,000 बटे 416 बराबर 4% है। युक्त तर्क है। 26 में आएगा, निम्नलिखित तर्क पर विचार करें। कथन: कुछ कुर्सियाँ पर्दे हैं और सभी पर्दे बेडशीट हैं। फिर इसमें आएगा 26 में है निष्कर्ष में कुछ कुर्सियाँ बेडशीट हैं। उपयुक्त प्रस्ताव का प्रारूप क्या है? ऑप्शन ए फर्स्ट दिए गए अभिकथन को इस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है: कुर्सियाँ, पर्दे, बेडशीट। निष्कर्ष यदि कहा जाए कि कुछ कुर्सियाँ बेडशीट है तो यह आई के प्रकार का प्रस्ताव प्रारूप है। फिर 27 में आएगा, कुछ एस पी हैं, इसका प्रतिलोम निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन सी है, कुछ पी एस नहीं है। दिए गए कथनानुसार कुछ एस पी हैं, अर्थात एस पी कुछ हैं और ये हैं कुछ में, ऐसे बनता है। उपयुक्त तर्क वाक्य का प्रतिलोम वाक्य कुछ पी ऐसे होगा, जिसे निम्न चित्र के माध्यम से समझा जा सकता है। ठीक है, फिर 28 नंबर में आएगा, निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख शब्द घटना के साथ समान रूप से सहवर्ती नहीं है? ऑप्शन डी में आएगा, स्वेभिकारा शब्द मुख्य घटना के साथ समान रूप से सहवर्ती नहीं है। फिर इसमें आएगा 29 में ध्वनि एक तत्व है क्योंकि यह सह उत्पन्न होती है ... इस तर्क में निम्नलिखित में से कौन सा हेत्वाभास निहित है? ऑप्शन ए में आएगा, विरुद्ध या विरोधी हेतु। फिर इसमें व्याख्या में आएगा, ध्वनि एक तत्व है क्योंकि यह सह उत्पन्न होती है। इस तर्क में विरुद्ध या विरोधी हेत्वाभास निहित है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थ माने गए हैं, जिनमें से एक हेत्वाभास भी 5 प्रकार के होते हैं: सभ्य विचार, विरोध या विरुद्ध। फिर थर्ड में आएगा प्रकरण समय, फिर साध्य सम, फिर कालातीत, सिर्फ प्रतीति
या अभ्यास में हेतु वहाँ हेतु का काम करता है। ऐसी दशाओं में अनुमान में दोष उत्पन्न हो जाता है, जिसे हेतुअभ्यास का दोष कहते हैं। फिर 30 में आएगा शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र की विचारधारा के अनुसार अनुमान में निहित सोपान अनुक्रम को दर्शन वाला निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। 30 में आएगा 30 में है डी में आएगा 30 डी में इसमें आएगा प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। फिर शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र की विचारधारा के अनुसार अनुमान में निहित सोपान अनुक्रम को दर्शाने वाला सही अनुक्रम इस प्रकार है। प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण उपनय निगमन। फिर भारतीय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के साधनों का नाम प्रमाण है। अनुमान भी एक प्रमाण है। अनुमान भी एक प्रमाण है। अनुमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे अनुमति कहते हैं। अनुमान 2 प्रकार का होता है, स्वार्थ अनुमान, प्रार्थ अनुमान। फिर इसमें आएगा इसमें आंकड़ों की व्याख्या में आएगा निम्नलिखित तालिका के माध्यम से किसी परीक्षा में छात्रों द्वारा 5 भिन्न विषयों में प्राप्त अंकों की प्रतिशतता को दर्शाया गया है। कोष्टक में दी गई संख्या प्रत्येक विषय के अधिकतम अंक को दर्शाती है। तालिका के आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। फिर इसमें आएगा प्राप्त अंकों की प्रतिशतता। फिर विषय अधिकतम अंक है। छात्र का नाम अंकित है, अमर है, सान्या है, राहुल है, पुनीत है, पूजा है। फिर प्राप्त अंकों की प्रतिशतता है गणित में आगे 150 में से 90 है, 100 है, 90 है, 80, फिर 80, 70 है। फिर रसायन में आएगा 130 में से 50 है, 60 है, 60 है, 75, 80 है, 75 है। फिर भौतिक में आएगा 120 में 80 है, 70 है, फिर 85, 65, 70, 50। फिर इसमें आएगा जीव विज्ञान में 100 में, फिर 60 है, 40 है, 80 है, 90 है, 85, 80 है। अंग्रेजी 100 में आएगा 70 है, 80 है, 60 है, 90 है, 50 है, 40 है। फिर इसमें आएगा 31 में आएगा किस विषय में छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत का प्रदर्शन सबसे खराब है। इसमें आएगा डी में आएगा अंग्रेजी रसायन विषय में छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत है बराबर 50 + 60, 60 + 60 + 75 + 80, 80 + 75/6 बराबर आ गया 400/6 बराबर आ गया भाग देंगे 66.66%। भौतिक विषय में छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत है 80 + 70, 70 + 85, 85 + 65, 65 + 70, 70 + 50/6 420/6 बराबर 70%। फिर इसमें आ जाएगा जीव विज्ञान विषय में छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत है 60 + 40, 40 + 80, 80 + 90, 90 + 85, 85 + 80/6 यह आएगा 435/6 बराबर 72.5%। अंग्रेजी विषय में छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों का प्रतिशत है 70 + 80, 80 + 60, 60 + 90, 90 + 50, 50 + 40/6 यह 390/6 बराबर 65%। उपयुक्त आंकड़ों से स्पष्ट है कि अंग्रेजी विषय में छात्रों के द्वारा प्राप्त अंकों के प्रतिशत का प्रदर्शन सबसे खराब है। फिर इसमें आएगा 32 नंबर सभी 5 विषयों में सान्या के प्राप्त अंकों का पूर्ण योग कितना है। इसमें कितना है, इसमें आ जाएगा कितना है, इसका है 32 का 32 में आएगा 32 में आएगा सी में 455। गणित में सान्य प्राप्त अंक है 150 × 90/100 बराबर 135 अंक। रसायन विज्ञान में सान्य प्राप्त अंक है 130 × 60/100 बराबर 78 अंक। फिर भौतिक में सान्य प्राप्त अंक है 120 × 85 185 वो 120 × 85/100 बराबर 102 अंक। फिर जीव विज्ञान में सान्य प्राप्त अंक है 100 ×
80/100, तो 100 से 100 कट जाएगा तो 80 अंक आ जाएगा। अंग्रेजी में सान्य को प्राप्त अंक है, 100 से 100 कट जाएगा। अब बट वो 100 गुना 60/100, 100 से 100 कट के बड़ा 60 अंक आ गया। अतः सभी 5 विषयों में सान्य प्राप्त अंकों का पूर्ण योग है यह 135, 78, 102 प्लस 80 प्लस 60 बराबर 455 अंक टोटल हो गया। फिर इसमें आएगा 33 में आएगा अमर द्वारा प्राप्त अंकों की प्रतिशतता कितनी है इसका आ जाएगा बी में आएगा 72%। अमर द्वारा सभी 5 विषयों में प्राप्त कुल अंक बराबर 150 गुना 100/100 प्लस 130 गुना 60/100 प्लस 120 गुना 70/100 प्लस 80 प्लस 40 प्लस 80 बराबर 150 प्लस 78 प्लस 84 प्लस 40 प्लस 80 बराबर 432 अंक सभी 5 विषयों का कुल पूर्णांक है। 150 प्लस 130 प्लस 120 प्लस 100 प्लस 100 बराबर 600। अतः अमर द्वारा प्राप्त अंकों की कुल प्रतिशतता है 432/600 गुना 100 से 100 कट गया तो 6 से भाग देंगे 72% आ गया। फिर इसमें 34 नंबर में रसायन विज्ञान में सभी 6 छात्रों का औसत प्राप्त अंक है। इसमें 34 में आ जाएगा व्याख्या सहित रसायन विज्ञान में सभी 6 छात्रों का द्वारा प्राप्त कुल अंक बराबर 130 गुना 50/100 प्लस 130 गुना 60/100 प्लस 130 गुना 60/100 प्लस 130 गुना 75/100 प्लस 130 गुना 80/100 प्लस 130 गुना 75/100 बराबर 130 गुना 400/100। तो 100 से 100 कट गया 400, इस 13 चौका 52 01 520। अतः औसत प्राप्तांक है औसत प्राप्तांक है 620 को 6 से भाग देंगे, ये 520 को 6 से भाग देंगे 86.66 आंसर आ गया। फिर इसमें आएगा 35 में सभी विषयों में कितने छात्रों ने 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं इसमें आ जाएगा, इसमें है सभी विषयों को कितने छात्रों ने 60 या उससे अधिक प्राप्त अंक किए हुए हैं। इसका 35 का बी है 2। प्रश्नगत तालिका से स्पष्ट है कि 2 छात्र सान्या और राहुल को सभी विषयों में 60% या इससे अधिक अंक प्राप्त हुए हैं। सान्या सभी 5 विषयों में क्रम से 90%, 60%, 85%, 80% तथा 60% प्राप्त की है, 60% जबकि राहुल सभी 5 विषयों में क्रम से 80%, 75%, 65%, 90% तथा 90% प्राप्त किया है। थैंक यू दोस्तों।